नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यह मिसलेनियस प्रकृति का टॉपिक है, ठीक है ना। क्या होता है कि कई बार जैसे हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी थे, भारत के जो नेता थे वो तो थे ही, भारत के जो आंदोलनकारी थे वो तो थे ही, लेकिन इसके अलावे भारत से बाहर के भी कुछ प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने सक्रिय रूप से जब अंग्रेज भारत आए, अपने दास्ता की जंजीरों से भारत को उन्होंने जकड़ा। उसके बाद ही कुछ ऐसे लोग भी थे विश्व के भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न कोनों में बैठे हुए, जो इस चीज का विरोध करते थे कि अंग्रेजों ने भारत को किस प्रकार से गुलाम बनाया है। जो अंग्रेजी नीतियां थी, जो प्रशासनिक नीतियां थी, जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां थी, उनके कटु आलोचक भी भारत से बाहर दुनिया के अन्य कई देशों में लोग थे जो आलोचना करते थे। उनके पास जो भी माध्यम उपलब्ध थे, जैसे पत्रकारिता के माध्यम से, अपने भिन्न भिन्न प्रकार के लेखों के माध्यम से, अगर हम पत्रकारिता जगत की बात करें तो संदेशों के माध्यम से यहाँ की घटनाओं को जो है विदेश भेजा जाता था, वहाँ के समाचार पत्रों में उसको स्थान दिया जाता था, ताकि जो वैश्विक जनमत है, जो आम लोग हैं दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में, उनको भारत के अंदर जो अंग्रेजों के द्वारा जिस प्रकार से दमन चक्र चलाए जाते थे, लोगों का शोषण किया जाता था भिन्न भिन्न प्रकार से, उन सबको उजागर करना उनका उद्देश्य होता था दोस्तों, ठीक है। तो चूंकि यह टॉपिक जो है, जिसका नाम है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख विदेशी व्यक्तित्व एवं संगठन जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सक्रिय रूप से जो है भारत में रह के भी और ब्रिटिश संसद में रह के भी, और इसके साथ ही दुनिया के अन्य देशों, जैसे हम जापान की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो वहां पे बैठ के भी जो है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे और अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। मैंने इसलिए इस टॉपिक को मिसलेनियस टॉपिक कहा है कि आप पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ लीजिए। जब से अंग्रेज भारत में आए, प्लासी के युग 1757 से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन तक ऐसे बहुत सारे विदेशी व्यक्तित्व थे जिन्होंने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, और इस वजह से क्या होता है कि परीक्षाओं में उनके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। और जब सवाल पूछ लिया जाता है तो हमें लगता है कि अरे भाई, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये सवाल कहाँ से पूछ दिया रे भाई। अब जैसे हम बात करेंगे मीराबेन के बारे में, तो इनके बारे में बहुत कुछ आपको, मैं आशा मुझे लग रहा है कि बहुत जानकारी इनके बारे में नहीं होगा, लेकिन आज मैं अपने इस सेशन में बहुत ही विस्तार से उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे व्यक्तित्व थे, ब्रिटिश व्यक्तित्व थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो अंग्रेजी नीतियां थी उसकी आलोचना की थी। तो और यहाँ से परीक्षा में अक्सर जो है वो सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे हम दीनबंधु की बात करते हैं, C.F. एंड्रूज की बात करते हैं, जिसे महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी, गरीबों का मित्र कहा था, उन्होंने गिरमिटिया मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी। तो बहुत भीतर जा करके कमीशन कई बार पूछ लेता है सवाल, ठीक है ना। तो और होता क्या है कि हम, चूंकि ये मेन स्ट्रीम में होते नहीं हैं, तो इसलिए कई जगह जो सोर्सेज हैं जहाँ से हम आप पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे इनके बारे में बहुत अधिक डिटेल एक जगह आपको कंबाइंड तरीके से मिलेगा नहीं। तो आज हम उन सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं, उन सभी प्रमुख व्यक्तित्वों और संगठनों के बारे में एक एक करके जानने वाले हैं, जिनके बारे में परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पूरे सेशन को, आज के सेशन को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए दोस्तों। अगर इस मिसलेनियस टॉपिक से परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि अब तक होता आया है कि कई बार परीक्षाओं में सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो अगर पूछे जाएंगे तो उसका आंसर आज के इस सेशन में होगा। आप कृपया धैर्य बना करके जो है पूरे सेशन को अंत तक देखिए। एक बार सेशन को अंत तक देख लीजिए, उसके बाद आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि आपका समय जो है वह कितना फ्रूटफुल रहा इस सेशन के साथ, हमारे इस लेक्चर के साथ दोस्तों, ठीक है। तो इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक आपको देखना है। जो ब्रिटिश व्यक्तित्व थे या अन्य देशों के जो विदेशी व्यक्तित्व थे, उन्होंने भारत के अंदर कई प्रकार से अपना योगदान दिया। कुछ लोगों ने राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से अपना योगदान दिया, जैसे हम एनी बेसेंट का नाम देख सकते हैं।
एनी बेसेंट ने राजनीतिक रूप से सक्रिय रह के जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, सामाजिक सुधार में अपना योगदान दिया था। कुछ व्यक्तित्व थे जिन्होंने शैक्षिक सुधार के लिए प्रयास किए थे, सामाजिक सुधार के लिए प्रयास किए थे। तो इसी कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है सिस्टर निवेदिता का। इनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन इनका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। ये हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, तो इसे जान लीजिए कि सिस्टर निवेदिता का जो मूल नाम था वो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ठीक है। और ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। यह आयरिश मूल की थी दोस्तों। यह सिस्टर निवेदिता जो थी यह आयरिश मूल की थी और यह स्वामी विवेकानंद की जो थी शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? स्वामी विवेकानंद की यह शिष्या रही थी, ठीक है। 1898 ईस्वी में यह भारत आई थी सबसे पहले और कलकत्ता में बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो है इन्होंने स्कूल खोला था, ठीक है। जब स्वदेशी आंदोलन भारत में 1905 ईस्वी में चल रहा था तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। और इस दौरान जो डॉन सोसाइटी था और स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति थे, स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे अविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन अविन्द्रनाथ टैगोर और डॉन सोसाइटी का जो है सिस्टर निवेदिता ने खुलकर समर्थन किया था। इतना ही नहीं, जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, जब हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पढ़ते हैं तो वहाँ पे अनुशीलन समिति के बारे में हमने पीछे की क्लास में पढ़ा हुआ है बहुत ही विस्तार से। तो दोस्तों यह सिस्टर निवेदिता जो थी, जिनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, इन्होंने अनुशीलन समिति की कार्यकारी परिषद में भी काम किया था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनके बारे में तो गलती नहीं करना है कि यह सिस्टर निवेदिता, जिन्हें मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने बंगाल के गुप्त क्रांतिकारी संगठन, कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, एक एक चीज को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यह जो अनुशीलन समिति था यह क्या था? यह जो है एक गुप्त तरीके से संचालित होने वाली क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। और इसमें इस अनुशीलन समिति में जो है सक्रियता के साथ जो है इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। इसकी कार्यकारी परिषद की सदस्य भी रही थी सिस्टर निवेदिता, ठीक है। तो इनके बारे में पूछे जाने लायक यही बात है, तो यहाँ से गलती नहीं करना। पहली बात, इनका मूल नाम तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल इनका मूल नाम था, ठीक है। यह स्वामी विवेकानंद की शिष्या रही थी, ठीक है। उसके बाद ये आयरिश मूल की थी। इन्होंने डॉन सोसाइटी को अपना समर्थन दिया था। इन्होंने स्वदेशी कला को, जो अविन्द्रनाथ टैगोर जिसे विकसित कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, उसको इन्होंने अपना समर्थन दिया था। और इसके साथ ही जो भारत में तत्कालीन समय में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में कार्य करने वाली संस्था थी अनुशीलन समिति, उसके कार्यकारी परिषद की ये सदस्य रही थी और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक अगला महत्वपूर्ण नाम है सैमुअल इवांस स्टोक्स का। इन्हें हम सत्यानंद स्टोक्स के नाम से भी जानते हैं। यह सैमुअल इवांस स्टोक्स जो थे, इन्हें हम सत्यानंद स्टोक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह मूल रूप से अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है। मूल रूप से ये अमेरिकी नागरिक थे और अमेरिका के फिलाडेल्फिया से संबंधित थे, ठीक है। ये हिंदू धर्म को अपना चुके थे, ठीक है। ये जो सत्यानंद स्टोक्स, सैमुअल इवांस स्टोक्स थे, इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ में आधुनिक स्कूलों की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ में जो है आधुनिक स्कूलों की स्थापना की थी इन्होंने। किसने? सैमुअल इवांस स्टोक्स ने, ठीक है। ये हिंदू धर्म के प्रति इनकी गहरी आस्था थी और इन्होंने पहाड़ी जनजातियों के बीच में दोस्तों खादी आंदोलन चलाया था। अब खादी जानते ही हैं कि स्वदेशी और खादी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का जो है प्रमुख अंग था खादी पहनना, खादी का निर्माण करना, खादी वस्त्रों का निर्माण करना, ठीक है। तो सैमुअल इवांस स्टोक जो थे, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है पहाड़ी जनजातियों के बीच में खादी आंदोलन को बढ़ावा दिया था दोस्तों। इतना ही नहीं, जो हिमाचल अब जानते हैं कि सेब की खेती के लिए जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध स्थल है भारत में, कौन सा है, कौन सा राज्य है? एक तो हिमाचल प्रदेश,
एक कश्मीर है, कश्मीर में भी सेब का उत्पादन होता है, हिमाचल प्रदेश में भी सेब का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, तो हिमाचल की वादियों में डिलीशियस एप्पल सेब की खेती का जो है शुरुआत इन्होंने ही किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान रखेंगे। सेब की खेती, हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती की शुरुआत जो है किनके द्वारा की गई थी? सैमुअल इवांस स्टोक के द्वारा की गई थी। इतना ही नहीं, इन्होंने वहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भी कई कार्य किए थे। शिमला हिल्स में जो बेगार प्रथा प्रचलित थी, बेगार प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है ना, बेगार प्रथा मतलब जानते हैं दोस्तों, बेगार प्रथा क्या होता है कि भाई काम भी करवा लिया, पैसा भी नहीं दिया, काम करवा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, कहा कि तुम्हारी बेगारी है ये। ठीक है ना, तो इस जो है यह जो कुरीति थी एक प्रकार की, इसके खिलाफ भी सैमुअल इवांस स्टोक ने जो है, जिन्हें हम सत्यानंद स्टोक्स के नाम से भी जानते हैं, आंदोलन किया था, आवाज उठाई थी। और हिमाचल की वादियों में, हिमाचल में सेब की खेती की शुरुआत जो है इन्होंने ही, सैमुअल इवांस स्टोक्स ने ही की थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चार्ल्स फ्रीड एंड्रयू की। ठीक है, ये चार्ल्स फ्रीड एंड्रयू जो थे, इन्हें हम दीनबंधु के नाम से भी जानते हैं, और महात्मा गांधी ने इन्हें दीनबंधु की उपाधि से संबोधित किया था। दीनबंधु की उपाधि चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज को, दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। दीनबंधु का मतलब क्या होता है दोस्तों? गरीबों का मित्र। ठीक है, दीनबंधु का मतलब होता है गरीबों का मित्र। ठीक है, इन्होंने भारत ही नहीं, जो अन्य उपनिवेश देश थे ब्रिटिश साम्राज्य के, जैसे फिजी की बात करें, मॉरिशस की बात करें, तो इन जगहों पे भी गिरमिटिया मजदूरों के दयनीय दशाओं का जो है इन्होंने विरोध किया था। इसका दुनिया के सामने उजागर करने का जो है प्रयास किया था। इस गिरमिटिया मजदूर की जो हालात थी, जो दुर्दशा इनकी थी, भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की, इसको इन्होंने उजागर किया था, दुनिया के सामने इन्होंने लाया था। और ये आइटक के सदस्य भी रहे थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1925 और 1927 ईस्वी में जो है इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। ये इस पीरियड में 1925 और 1927 ईस्वी में चार्ल्स फ्रीड एंड्रयू जो थे, ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी चुने गए थे दोस्तों। ठीक है, इतना ही नहीं, चूंकि महात्मा गांधी के प्रिय थे ही, तो जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में जो पूना समझौता हुआ था, पूना समझौता के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से एक एक चीज़ों पर विचार किया हुआ अपनी पिछली कक्षाओं में। तो आप इस पूना समझौते के बारे में डिटेल से सब कुछ जानने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को खोलिए, और वहाँ पे आपको पूना पैक्ट के बारे में हर एक जानकारी मिलेगी। तो यह पूना पैक्ट जो हुआ था दोस्तों, इसमें दीनबंधु ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, पूना पैक्ट में जो 1932 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, तो इसमें जो है यह जो दीनबंधु थे, इन्होंने मध्यस्थता की थी, मध्यस्थ की भूमिका इन्होंने निभाई थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। इनके बारे में क्या चीज निकल के आया कि जो भारतीय गिरमिटिया मजदूर थे उनकी दयनीय दशाओं को इन्होंने उजागर किया था। 1925 और 1927 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है ये अध्यक्ष भी चुने गए थे, और जो पुनः समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था उसमें इन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। और जो दीनबंधु की उपाधि इनको मिली थी वो किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी की। ब्रिटिश मानव विज्ञानी जिनका नाम था वेरियल एल्विन। ठीक है, यह वेरियल एल्विन जो थे ये एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे। ठीक है, इन्होंने आदिवासी समुदायों के बीच रह के काम किया था। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली आदिवासी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली आदिवासी गोंड। ठीक है, तो इस गोंड और बैगा आदिवासियों के बीच में इन्होंने काम किया था। किसने? वेरियल एल्विन ने। ठीक है, गोंड और बैगा आदिवासी समुदायों के बीच में जो है रह के इस ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियल एल्विन ने लंबे समय तक काम किया था। और आदिवासियों के अधिकारों का जो हनन किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा,
उसका जो है इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, आदिवासियों के जो अधिकार थे, वन अधिकार थे, जो उनके अपने सांस्कृतिक अधिकार थे, उनकी इन्होंने रक्षा की थी, इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और इन्हीं के काम से प्रभावित होकर के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्राइबल पंचशील नीति जो बनाई थी, तो उसका जो आधार बना था यह वेरियर एल्विन के प्रयासों का ही परिणाम था दोस्तों। ठीक है ना, वेरियर एल्विन के प्रयासों का को ही आधार बना के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बाद में ट्राइबल पंचशील नीति बनाया था, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नाम की, जिन्हें हम द मदर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये द मदर के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति तो कौन थी? इनका जो मूल नाम था वो था मीरा अल्फांसा। मीरा अल्फांसा यह पेरिस से थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये तो पता है आपको, परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, राजधानी मिलाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं इसकी भी एक एक चीज़ों की चर्चा करते हुए चलता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ हमारे सेशन में कवर हो, कि अगर आपने एक बार पूरे सेशन को देख लिया तो अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, अगर इतिहास की दृष्टि से सवाल पूछे जाएंगे तब भी आप सही करके आएंगे, और अगर भूगोल की दृष्टि से पूछ लिया जाए कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, अगर मिलाने के लिए दे दिया जाए तो पेरिस है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये जो द मदर नाम से प्रसिद्ध महिला थी मीरा अल्फांसा, यह पेरिस से ही संबंधित थी, पेरिस में इनका जन्म हुआ था। और यह भारत में पांडिचेरी आई थी कब? 1914 में। 1914 में जो है यह पांडिचेरी पहुंची थी। अब पांडिचेरी क्यों प्रसिद्ध है? पांडिचेरी का नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे अरविंद घोष आश्रम बना करके रहते थे पांडिचेरी में। ठीक है, तो मीरा अल्फांसा जो है यह पांडिचेरी पहुंची, और ये वहाँ पे श्री अरविंदो, जिन्हें हम अरविंद घोष के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी ये प्रमुख आध्यात्मिक सहयोगी बनी थी। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, पांडिचेरी, अरविंदो घोष, ये सब संबंधित चीजें हैं। यहाँ से अगर मिलाने के लिए भी दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संबंधित है, और व्यक्ति का नाम अगर दे दिया जाए, मान लो कि द मदर दे दिया, या मीरा अल्फांसा दे दिया, या अरविंद घोष का नाम दे दिया, तो पांडिचेरी से ये लोग संबंधित थे। मतलब पांडिचेरी में आश्रम निर्माण करके रहते थे, ये वहाँ के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन ये पांडिचेरी में आश्रम निर्माण करके वहाँ रहते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो कई राष्ट्रीय नेता थे, उनको इन्होंने नैतिक रूप से शरण भी दी थी, गुप्त शरण भी दी थी, अंग्रेजों से बचाने के लिए क्रांतिकारियों को जो है इन्होंने शरण भी दी थी, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने वाले लोगों की, जिन्होंने अपने राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से, अपने पत्रकारिता लेखन के माध्यम से, पुस्तकों की रचना करके जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से अपना योगदान दिया था। तो इन नामों में जो सबसे प्रमुख नाम है वो एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट को दोस्तों हम पहले भी इनके बारे में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया हुआ है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही थी। ठीक है ना, ये एनी बेसेंट जो थी यह एक आयरिश धर्मशास्त्री थी, यह भी आयरिश मूल की थी। ठीक है, अभी हमने सिस्टर निवेदिता के बारे में बात की है, वो भी आयरिश मूल की थी, और एनी बेसेंट भी आयरिश मूल की थी। ठीक है, और इन्होंने 1917 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था, इसे ध्यान रखेंगे। इन्होंने द न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों की रचना की थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, यह कमीशन का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इस कॉमनवेल्थ इसकी रचना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करना है। ठीक है, यह जो थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होम रूल लीग का इन्होंने संचालन किया था। ठीक है, और इनका होम रूल लीग जो था यह आयरिश होम रूल लीग से प्रभावित था। ठीक है, तो भारत में दो प्रमुख नेताओं के द्वारा जो है होम रूल लीग आंदोलन का संचालन किया गया था। ठीक है, एक तो एनी बेसेंट थी, और दूसरी कौन थी? दूसरे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, लेकिन इस बाल गंगाधर तिलक ने जो है, इनका जो नेतृत्व था वह केंद्रित था कहाँ पे? इनके होम रूल लीग का केंद्र था पुणे। ठीक है,
जबकि यह पूरे दक्षिण भारत और भारत के अन्य विशेष भागों में जो है एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग को संचालित किया था, इस आंदोलन को संचालित किया था। मतलब पुणे वाले, महाराष्ट्र वाले जो कुछ क्षेत्र हैं दक्कन वाले, वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, और बाकी शेष भारत में जो है एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। होम रूल लीग आंदोलन चलाने के दौरान एनी बेसेंट बिहार के पटना की यात्रा भी एक बार इन्होंने की हुई है दोस्तों, ठीक है। तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला नेतृत्व करता थी, ठीक है ना, पहली महिला नेता थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों के माध्यम से जो है राष्ट्रवादी चेतना का विकास किया था। राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो है इनका प्रयास जो है वह बहुत ही सराहनीय रहा है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीराबेन की। मीराबेन, जिसे हम मीरा बहन के नाम से भी जानते हैं, इनका जो मूल नाम था वो था मेडलिन स्लेड, ठीक है, ये मेडलिन स्लेड मूल नाम था, जिन्हें मीरा बहन के नाम से भी हम जानते हैं। और यह एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी, एक ब्रिटिश एडमिरल सर एडमंड स्लेड थे, उनकी पुत्री थी मेडलिन स्लेड। ये महात्मा गांधी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थी, और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के जो है यह भारत आई थी। अब आप सोच लीजिए कि भारत क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखा, 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, और ब्रिटिश एडमिरल, ब्रिटिश अधिकारी सर एडमंड स्लेड की बेटी थी ये मेडलिन स्लेड, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्धता रखती हैं, ठीक है ना, इन्होंने अपना योगदान दिया था। ये महात्मा गांधी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थी, और महात्मा गांधी के द्वारा जो निर्मित साबरमती आश्रम था गुजरात में, उस साबरमती आश्रम में ही जो है यह रहती थी। कौन? मेडलिन स्लेड, जिन्हें हम मीराबेन के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने नमक सत्याग्रह, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन आदि में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो कुटीर उद्योग हैं, जो ग्रामीण उद्योग हैं, जो घरेलू उद्योग हैं, इन सब के विकास में, लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करने में इन्होंने अपना जो है पूरा जीवन भारत के अंदर गुजारा था दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता फिलिप एस्पेट की। ये फिलिप एस्पेट जो थे ये ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और भारत में श्रमिक आंदोलनों को मजबूती प्रदान करने के लिए जो है यह आए थे, ठीक है, यह एक वामपंथी नेता थे, ठीक है। और जो भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था, तो उस संगठन के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन का जो प्रारंभिक ढांचा का जो निर्माण हुआ था, जो शुरू हुआ था संगठन, उसमें जो है इन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था फिलिप एस्पेट साहब ने, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और दक्षिण भारत के अंदर जो मजदूर यूनियन थे उनको इन्होंने सक्रियतापूर्वक संचालित किया था, अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो मजदूर यूनियनों के लिए भी जो है फिलिप एस्पेट ने काम किया था, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की पोती के बारे में, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे राजा दलीप सिंह, बस इतना ही लोग जानते हैं, लेकिन आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह के पोती के बारे में, मतलब राजा दिलीप सिंह की बेटी के बारे में। ये सोफिया दिलीप सिंह थी, ठीक है, सोफिया दिलीप सिंह इनका नाम था। और यह कहाँ रहती थी? ब्रिटेन में रहती थी। और ब्रिटेन में महिला अधिकारों के लिए जो है इन्होंने निरंतर आंदोलन किया था, सक्रिय रूप से अपना योगदान दिया था, ठीक है। और वहाँ पे महिलाओं के मताधिकार के लिए चलने वाले सफ्रीगेट आंदोलन में जो है इन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है, सफ्रीगेट आंदोलन। तो अब यहाँ से क्या निकल के आता है कि सफ्रीगेट, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सफ्रीगेट आंदोलन का संबंध किस चीज से है? तो यह सफ्रीगेट आंदोलन जो था यह महिलाओं के मताधिकार से संबंधित था, ठीक है ना, इसलिए गलती नहीं करना है। और लंदन में रहते हुए जो है यह भारतीय क्रांतिकारियों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो है अपना गुप्त रूप से समर्थन प्रदान किया था। इन्होंने अपना पूरा समर्थन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सोफिया दलीप सिंह, जो महाराजा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की पोती थी, तो इन्होंने प्रदान किया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं जो ब्रिटिश संसद के अंदर जो भारतीय पैरोकार थे उनके बारे में।
क्योंकि परीक्षा में सवाल तो वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किन के द्वारा हुई थी? एक ब्रिटिश अधिकारी की सिविल सेवक के द्वारा हुई थी। उनका नाम क्या था? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को हम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, तो उसमें जो है ए.ओ. ह्यूम ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। और कांग्रेस की जो इन्होंने स्थापना की थी, तो इसी से जोड़ करके लाला लाजपत राय ने एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया था, ठीक है। यह सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो था, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, तो इसमें ह्यूम का ही संदर्भ लाला लाजपत राय ने दिया था, ठीक है। लाला लाजपत राय की रचना यंग इंडिया है, ठीक है। यंग इंडिया की रचना जो है किसने किया? यंग इंडिया की रचना लाला लाजपत राय ने किया। तो गलती नहीं करना है, लाला लाजपत राय के बारे में आपको इस रचना के बारे में पूछा जा सकता है। तो यंग इंडिया में वर्ष 1916 की बात है, लाला लाजपत राय ने जो है ह्यूम का संदर्भ दिया था कि भाई ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, यह जो है एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है, ठीक है, कि भारतीय आम जनमानस के अंदर जो राष्ट्रवादी विचारों का जो प्रसार हो रहा है, लोग जो धीरे धीरे समझदार बन रहे हैं, लोग जो उग्र हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एक लेयर बना दिया था कि जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जब अंदर में बहुत वाष्प भर जाता है, एयर भर जाता है, तो क्या होता है, यहाँ एक सीटी लगा होता है और यह सीटी जो है यहाँ से धीरे धीरे सीटी आगे खुलती है प्रेशर बनने के बाद, तो क्या होता है, यहाँ से वाष्प बाहर निकल जाता है, गैस बाहर निकल जाता है, तो फिर क्या होता है, कुकर की हलचल कम हो जाती है, कुकर शांत हो जाता है, ठीक है ना। बस इसी तरीके से इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि ये जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, ये जो सुरक्षा कपाट के रूप में कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, उसका उद्देश्य यही था कि जो क्रोध भारतीयों के मन में है, उस क्रोध को शांत करने के लिए एक लेयर बना हुआ है कि भाई बहुत क्रोध है, अच्छा 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 क्या हुआ, आओ हमको बताओ बताओ, हम सुनेंगे, हम है ना तुम्हारी आवाज उठाने के लिए, हम सुनेंगे, हम है ना तुम्हारी समस्याओं का निदान करने के लिए, आओ आओ हमको बताओ। बस बुला के सुन लिया और करना तो कुछ है नहीं, समझ रहे हैं। तो ए.ओ. ह्यूम की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। क्यों रही थी? क्योंकि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के प्रयासों से स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाली सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन संस्था रही थी दोस्तों, ठीक है ना, सबसे पुरानी संस्था रही थी। और इस ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं सर विलियम वेडरबर्न की। ये सर विलियम वेडरबर्न जो थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अध्यक्षता की थी दोस्तों। विलियम वेडरबर्न जो थे, यह भी एक ब्रिटिश सिविल सेवक ही थे, ठीक है। और इस ब्रिटिश सिविल सेवक ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो अधिवेशनों में, एक 1889 के बम्बई अधिवेशन और एक 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार। 1889 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन और 1910 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर विलियम वेडरबर्न ने की थी। और इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी, लाइफ ऑफ एलन ऑक्टेवियम ह्यूम नाम से जो है ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। किसने? सर विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी, इसे ध्यान रखेंगे, लाइफ ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, जिनका पूरा जिन्हें हम ए.ओ. ह्यूम के नाम से जानते हैं। और इन्होंने 1889 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन और 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता भी की थी, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिनको ब्रिटिश संसद के भीतर भारतीय संसदीय समिति के गठन करने का श्रेय जाता है, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम है W.S. ब्लंट। ये W.S. ब्लंट जो थे दोस्तों, इन्होंने 1893 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के अंदर भारतीय संसदीय समिति, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का जो है इन्होंने गठन किया था। किसने? W.S. ब्लंट ने। यहाँ सवाल पूछे जाएं तो गलती नहीं करना है। और इसके जो है वेडरबर्न जो थे, विलियम वेडरबर्न,
तो ये इसके अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष भी रहे थे और ये WS ब्लंट जो थे इन्होंने सक्रिय रह करके जो है अपनी सदस्यता का निर्वाह किया था इस समिति के अंदर, जिसका नाम था इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी, भारतीय संसदीय समिति। से ध्यान रखेंगे। और इस समिति का जो उद्देश्य था दोस्तों क्या था कि ब्रिटिश संसद के भीतर रह के जो है भारत में, चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो भारत में राजनीतिक सुधार की तरफ जो है प्रेरित करना, ब्रिटिश संसद को आवाज उठाना, प्रेशर बनाना, दबाव क्रिएट करना ब्रिटिश संसद के अंदर कि भारत में राजनीतिक सुधार को जो है अंजाम दिया जाए और जल्दी से जल्दी जो है लोगों के अधिकारों को जो है वापस किया जाए, सुरक्षित रखा जाए। जो दमन चक्र चलाया जाता रहा है, जो शोषण लगातार किया जाता रहा है, उससे भारतीय लोगों को जो है थोड़ा राहत मिले, ऐसा इनका प्रयास था ब्लंट साहब का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक ऐसे ब्रिटिश सांसद की जिन्हें भारत के लिए ब्रिटिश संसद से संबोधित किया जाता था, व्यंग किया जाता था इनके ऊपर किए, तो मेंबर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, उस महान व्यक्तित्व का नाम क्या है? चार्ल्स ब्रेडलॉ। चार्ल्स ब्रेडलॉ। देखो दोस्तों, हम इन व्यक्तित्वों के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारत के हित में, भारत के लिए काम किया था, इसलिए इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज हो गया। और इसीलिए जो है आज 2026 ईस्वी में भी हम इस चार्ल्स ब्रेडलॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, या वैसे उन सभी व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतिहास के पन्नों में भारत के हित में आवाज उठाई थी, भारत के हित के लिए इन्होंने काम किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये चार्ल्स ब्रेडलॉ जो थे, ये इन्हें मेंबर ऑफ इंडिया भी बोला जाता ब्रिटिश संसद के अंदर। ठीक है, ये भारत के लिए ब्रिटिश सदस्य के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता था, चार्ल्स ब्रेडलॉ को। ठीक है, और जब 1889 ईस्वी का बम्बई कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने की थी, सर विलियम वेडरबर्न साहब ने की थी 1889 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बम्बई अधिवेशन की, तो उसमें जो है ये चार्ल्स ब्रेडलॉ, ये सांसद थे वहाँ के, इंग्लैंड के, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, ये आए थे इसमें भाग लेने के लिए। ठीक है, और ब्रिटिश, चूंकि ये सांसद तो थे ही, तो ये संसद के अंदर तो बैठ ही सकते थे, बोल ही सकते थे, आवाज उठा ही सकते थे, तो ये ब्रिटिश संसद के अंदर जो है भारत में विधायी सुधारों के लिए जो है इन्होंने एक प्रारंभिक बिल पेश किया था। ठीक है, और वही बिल जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का जो है नींव रखा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का नींव जो है वही बिल बना, जिस बिल को चार्ल्स ब्रेडलॉ ने जो है ब्रिटिश संसद के अंदर पेश किया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने ब्रिटिश संसद के अंदर भारतीय वित्तीय समस्या जो थी, जो वित्तीय घाटा हो चुका था, जो प्रशासनिक पे, जो ब्रिटिश प्रशासन पे जो भारतीय वित्त से जो खर्च किया जाता था, उससे भी तो भारतीयों का ही शोषण होता था, तो इन खर्चों को लेकर के जो है ब्रिटिश नीतियों का बहुत ही जबरदस्त विरोध किया था ब्रिटिश संसद के अंदर। वो व्यक्ति कौन थे? वो थे जॉन ब्राइट और हेनरी फॉसेट। इनका नाम ध्यान रखेंगे, जॉन ब्राइट और हेनरी फॉसेट। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस की स्थापना से पहले, मतलब 1885 से पहले 1870-80 के दशक में जो है ब्रिटिश संसद के अंदर भारतीय वित्तीय घाटे और प्रशासनिक खर्चों पर जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, जो आर्थिक नीतियां थी, उसका इन्होंने कड़ा विरोध किया था दोस्तों। ठीक है, और फॉसेट महोदय को जो है इनके इन्हीं भारत समर्थक नीतियों के कारण जो है भारत का मित्र भी कहा जाता था। ठीक है, ये हेनरी फॉसेट जो थे, इनको भारत का मित्र बोल करके संबोधित किया जाता था दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करते हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत से बाहर रह करके। ठीक है, इनमें जो सबसे प्रमुख नाम है वह है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस की। ठीक है, इंडिया हाउस जो था यह लंदन में था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा हुई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा हुई थी। ठीक है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इंडिया हाउस कहाँ स्थापित किया गया था?
लंदन में स्थापित किया गया था। इंडिया हाउस कब स्थापित किया गया था? 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। और यह जो इंडिया हाउस था, इसके बारे में वैलेंटाइन सिरोल नाम के एक व्यक्ति ने कहा था कि भारत से बाहर सबसे खतरनाक संगठन था। ठीक है ना, इसके कार्य इस तरह के थे लंदन के अंदर कि वैलेंटाइन सिरोल ने इसको भारत के बाहर, चूंकि यह लंदन में था तो भारत के बाहर सबसे खतरनाक संगठन के रूप में जो है संबोधित किया था दोस्तों। ठीक है, और इस संगठन को ब्रिटेन के एक समाजवादी नेता थे एच.एम. हाइंडमैन, एक समाजवादी नेता थे एच.एम. हाइंडमैन, तो इनका पूरा समर्थन प्राप्त था। और हाइंडमैन ने अपनी पत्रिका जस्टिस में ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की जो है तीखी आलोचना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जस्टिस नाम का जो पत्रिका था, इसका जो है रचनाकार कौन थे? एच.एम. हाइंडमैन। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रिटिश आर्थिक शोषण, आर्थिक नीतियां जो थी उसका जो है बहुत आलोचना किया गया था। अब बात करते हैं बर्लिन समिति की। बर्लिन समिति, जिसे हम इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के नाम से भी जानते हैं, 1914 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1914 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बर्लिन समिति या इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी, ये दोनों नाम जो है एक ही संगठन के लिए उपयोग किया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1918 तक चला था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक पक्ष जो था वो जर्मनी भी था। ठीक है, और जर्मनी जो था वो ब्रिटेन के विरोध में था। तो जर्मन के विदेश कार्यालय ने एक जिमरमैन नाम का योजना चलाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। जिमरमैन योजना, तो ये जिमरमैन योजना जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता था? विदेशी जर्मन का जो विदेश कार्यालय था उसके द्वारा। और इस जिमरमैन योजना के तहत जो है इस बर्लिन समिति, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी ने जो है इस जिमरमैन योजना के तहत जो भारत से बाहर भी जो क्रांतिकारी रह रहे थे, जैसे हम उन क्रांतिकारियों में अगर नामों की बात करें तो लाला हरदयाल का नाम जो है बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है, स्वर्ण सिंह भाखना का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे भारत से बाहर रह के। ठीक है, तो वैसे क्रांतिकारी जो भारत से बाहर रख के जो है भारत के लिए लड़ रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो वैसे क्रांतिकारियों को धन और हथियार जो है जिमरमैन योजना के तहत जर्मनी के लोगों ने इसी बर्लिन समिति और इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के माध्यम से प्रदान किया था, सहायता किया था, धन और हथियार दे करके। ठीक है, तो जिमरमैन योजना के बारे में पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, और जर्मन पुरातत्वविद और खुफिया अधिकारी मैक्स वॉन ओपेनहाइम थे। ठीक है, मैक्स वॉन ओपेनहाइम। ठीक है, इन्होंने इस समिति का गठन किया था, अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी और धन हथियार देने संबंधी जो बात थी तो वो इन्हीं के दिमाग की उपज थी, मैक्स वॉन ओपेनहाइम की, और यह एक जर्मन पुरातत्वविद थे दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं गदर पार्टी की। गदर पार्टी के बारे में हमने एक बड़ा ही विस्तृत सेशन लिया हुआ है, काफ़ी विस्तार से इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, आप वहाँ से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए इतना समझिए कि 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा, स्वर्ण सिंह भाखना के द्वारा, यही सब इसके नेता थे। ठीक है, और इन्होंने दुनिया भर के भिन्न भिन्न देशों में जो है अपना एक नेटवर्क खड़ा किया था और ब्रिटिश साम्राज्य को जो है इन्होंने चुनौती दी थी दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे गदर पार्टी को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साम्राज्यवाद विरोधी संघ की, लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म की। ठीक है, तो ये साम्राज्यवाद विरोधी संघ जो था यह ब्रुसेल्स से काम कर रहा था। ठीक है, बात हम कर रहे हैं 1927 ईस्वी की। ठीक है, तो इस संघ का वित्तपोषण और संचालन जो है मुख्य रूप से यूरोप के भिन्न भिन्न समाजवादियों और वामपंथी संगठनों के द्वारा किया जाता था दोस्तों। और वर्ष 1927 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसमें भाग भी लिया था। ठीक है, 1927 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस साम्राज्यवाद विरोधी संघ लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म
के सम्मेलन में इन्होंने भाग भी लिया था ब्रुसेल्स में, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं पेरिस इंडिया सोसाइटी की, ठीक है। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। और मैडम बीकाजी कामा, कौन नहीं जानता इनके नाम को। मैडम बीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता के नाम से भी संबोधित किया जाता है दोस्तों। भारतीय क्रांति की माता के नाम से संबोधित किया जाता है किनको? मैडम बीकाजी कामा को। तो मुंचेर साहब बुर्जोरजी गोदरेज और एस.आर. राणा द्वारा स्थापित किया गया था इस पेरिस इंडियन सोसाइटी को, ठीक है। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम बीकाजी कामा, मुंचेर शाह, बुर्जोरजी गोदरेज और एस.आर. राणा के द्वारा जो है वो किया गया था, ठीक है। और इस संगठन को फ्रांसीसी जो समाजवादी वामपंथी थे उनका पूरा समर्थन प्राप्त था। और इसी संगठन के सहयोग से मैडम बीकाजी कामा ने दोस्तों 1907 ईस्वी में जो है जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है, तिरंगा को जो है इन्होंने फहराया था। इसलिए मैडम बीकाजी कामा का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैडम बीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं पैन एशियाटिक नेटवर्क की, ठीक है। ये पैन एशियाटिक नेटवर्क जो था यह जापान से संचालित होता था, ठीक है। कहाँ संचालित होता था? जापान से संचालित होता था यह पैन एशियाटिक नेटवर्क। और इसने भी जो भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे उन सबको जापान के टोक्यो में जो है पनाह दी थी, रहने के लिए सुरक्षित जगह दिया था, उनकी मदद की थी, एक जासूसी नेटवर्क को खड़ा करने में जो है हेल्प किया था, ठीक है ना। रास बिहारी बोस को जो है टोक्यो में इन्होंने ही संरक्षण दिया था, जो बाद में आजाद हिंद फौज के गठन का, जिससे जो है मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? 1876 में। गलती नहीं करना है, यहाँ से परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा जाता रहा है। बहुत फेमस यह नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की दोस्तों स्थापना की थी, ठीक है। और यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे यह इटली के जो जोसेफ मेजिनी थे, इटली के जोसेफ मेजिनी नाम के क्रांतिकारी थे, उनसे ये बहुत अधिक प्रभावित थे। और उन्हीं के संगठन यंग इटली के सिद्धांतों को जो है ये फॉलो करते थे, ठीक है। और मेजिनी के जीवनी का जो है भारतीय भाषाओं में इन्होंने अनुवाद भी कराया था। और वही अनुवाद, वही पुस्तिका जो थी वो भारतीय क्रांतिकारी संगठनों को, व्यक्तित्वों को जो है प्रेरणा प्रदान की थी। अब बात करते हैं जो श्रमिक आंदोलन को भारत में संचालित किया गया था उसके अंदर जो विदेशी व्यक्तित्व ने योगदान दिया था उनकी। एक बार क्या हुआ था कि मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस जो है यह कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र केस में जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर जो कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ रहा था, जो मजदूर वर्ग का प्रभाव बढ़ रहा था, जैसे हमने क्या कहा था कि फिलिप स्पेट नाम का व्यक्ति आया था ब्रिटेन से, वो कम्युनिस्ट था, वामपंथी था, और भारत में मजदूर यूनियनों को उसने संगठित किया, सक्रिय किया, ठीक है। भारत में कम्युनिस्ट प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो है उसने काम किया था। तो जब भारत के अंदर कम्युनिस्टों का, मजदूरों का प्रभाव बढ़ रहा था तो उसको दबाने के लिए जो है मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया था। और 31 श्रमिक नेताओं को जो है उस समय इस मेरठ षड्यंत्र केस 1929 के द्वारा जो है क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जो 31 श्रमिक नेता थे इसमें 3 ब्रिटिश नागरिक भी थे दोस्तों। वो कौन थे 3 ब्रिटिश नागरिक? एक प्रमुख नाम तो फिलिप स्पेट का है, एक थे बेंजामिन फ्रांसिस बेडली और एक थे लेस्टर हचिनसन। हालांकि इनके बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में जब हम कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में पढ़ रहे तो वहाँ पे हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट से उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है। जो इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था तो इसके विरोध में एक वैश्विक विचारक थे रोमियो रोला। ये रोमियो रोला नाम के विचारक जो थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता है? विज्ञान के क्षेत्र में इनका जो है बहुत ही अनुपम योगदान रहा है दुनिया के लिए। तो इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी, ठीक है। और ये व्यक्ति जो थे ये ब्रिटिश कम्युनिस्ट वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी से भी जो है
जुड़े हुए थे। ब्रिटिश कम्युनिस्ट वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी से भी जो है ये संबद्धता रखते थे दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। तो अगर पूछ लिया जाए इन व्यक्तित्वों के बारे में, मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में, तो मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, सवाल पूछे जाएं तो गलती नहीं करना है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे राष्ट्रीय आंदोलन से पहले, तो वहाँ पे जो महात्मा गांधी को कुछ विदेशी व्यक्तियों ने जो है, कुछ जर्मनी के लोगों ने, अन्य देशों के लोगों ने जो उनको मदद किया था, एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि चूंकि यह महात्मा गांधी से जुड़े हुए नाम है तो इसलिए ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हो सकता है कि कभी यहाँ से सवाल पूछ लिए जाएं और पूछे भी जाते रहें, ठीक है ना। तो उसमें एक प्रमुख नाम है जर्मन वास्तुकार की। ठीक है, ये जर्मन वास्तुकार कौन थे? हर्मन कालेनबाख। ये हर्मन कालेनबाख एक जर्मनी के वास्तुकार थे। और जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना में जो है इन्होंने मदद किया था। अपनी जमीन इसने दान में दे दी थी। कब? 1910 ईस्वी में। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि टॉल्स्टॉय फॉर्म कहाँ पे बनाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। और टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब निर्माण किया गया था? 1910 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी को इसके लिए जो जमीन किसने दिया था, मदद किसने किया था? तो एक जर्मन वास्तुकार थे हर्मन कालेनबाख, इनका नाम ध्यान रखेंगे। ये हर्मन कालेनबाख जो थे जर्मनी के वास्तुकार थे और इन्होंने महात्मा गांधी को वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना के लिए अपनी जमीन दान में दी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन ओपिनियन अखबार। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो इस इंडियन ओपिनियन अखबार के संपादक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति थे हेनरी पोलक। अब महात्मा गांधी के द्वारा जो अखबार संचालित किया जा रहा था उसके संपादक कोई अलग व्यक्ति तो नहीं होता, वो निश्चित रूप से महात्मा गांधी से संबद्ध था। ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों को पोषित करने वाला व्यक्ति ही हो सकता है ना संपादक उनके पत्रिका का, उनके पुस्तिका का। तो इंडियन ओपिनियन जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने जो है इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो उसमें संपादक के रूप में हेनरी पोलक ने काम किया था, इसे ध्यान रखेंगे। ये महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी में लोगों में से शामिल थे। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब सहयोगी के रूप में, करीबी सहयोगी के रूप में काम किया था। वो नाम है अगाथा हैरिसन का। ठीक है, ये अगाथा हैरिसन जो है जब गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे ब्रिटेन, तो वहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी को बहुत हेल्प किया था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हमने गोलमेज सम्मेलन टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने गोलमेज सम्मेलन के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा किया हुआ है। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना तो पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ और ना ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जो है वह शामिल हुए थे कब? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था तो उसमें महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है महात्मा गांधी शामिल हुए थे, इसे ध्यान रखेंगे। तो जब महात्मा गांधी ब्रिटेन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने, तो वहीं पे अगाथा हैरिसन ने जो है महात्मा गांधी का काफी सहयोग किया था, काफी हेल्प किया था। और जब महात्मा गांधी भारत के अंदर जेल में बंद थे तो उस समय पे यही अगाथा हैरिसन जो थी इन्होंने इंडिया कॉन्सिलिएशन ग्रुप का निर्माण किया था 1932 ईस्वी में। इंडिया कॉन्सिलिएशन ग्रुप का निर्माण 1932 ईस्वी में किया था और ब्रिटिश जनता और नीति निर्माताओं को जो भारत के अंदर जो वास्तविक स्थिति था, अंग्रेजों के द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही थी लोगों के ऊपर, उस वास्तविकताओं से जो है इसी अगाथा हैरिसन ने दुनिया को और खास करके ब्रिटेन को अवगत कराया था दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सरला बहन की। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है सरला बहन का। ठीक है, जब आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो उनके जीवन से जुड़े हुए यह नाम है सरला बहन का। तो निश्चित रूप से वहाँ जो है इसके बारे में सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। ये सरला बहन का जो मूल नाम था कैथरीन मेरी हेलमैन। ठीक है, और यह महात्मा गांधी की शिष्या थी।
महात्मा गांधी की ब्रिटिश शिष्या थी कौन? कैथरीन मेरी हेलमैन, जिन्हें हम सरला बहन के नाम से भी जानते हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के कुमाऊं आदि क्षेत्रों में जो है, पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से संगठित किया था। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत खादी का प्रचार किया था, पर्यावरण संरक्षण की नींव रखी थी। और इन्होंने, सरला बहन ने, इन्हीं कैथरीन मेरी हेलमैन ने जो है, जो पर्यावरण संरक्षण की नींव रखी थी, इसी की परिणत हुई कि जब कालांतर में देश के आज़ाद होने के बाद वहाँ पे वृक्षों को काटे जाने के लिए आदेश जो है दिया गया था सरकार के द्वारा, तो वहाँ के लोगों ने वहाँ पे जो है चिपको आंदोलन चलाया था दोस्तों, ठीक है। और इस चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। इसे ध्यान रखेंगे। जब पेड़ काटने के लिए आया तो उस गांव के जो लोग थे, ये मंडल नाम का गांव था, मंडल गांव के लोग, और आकर के सब पेड़ से ऐसे चिपक गए, ठीक है ना, कि भाई हम नहीं काटने देंगे। तो इसलिए इस आंदोलन का नाम ही चिपको आंदोलन पड़ गया, जिसका जो प्रमुख नेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे दोस्तों। और ये घटना 1973 ईस्वी में हुई थी। यह चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक नाम है सुंदरलाल बहुगुणा का। सुंदरलाल बहुगुणा ने इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी का नारा दिया था। इसे ध्यान रखेंगे। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था दोस्तों। अब एक महत्वपूर्ण नाम की बात कर लेते हैं, रिचर्ड ग्रेग की। ये रिचर्ड ग्रेग जो थे, यह गांधीवादी दर्शन और महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत और उनके कार्य प्रणाली से बहुत अधिक प्रभावित थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, 1934 ईस्वी में, ठीक है। द पावर ऑफ नॉन वायलेंस नाम की पुस्तक की रचना 1934 ईस्वी में जो है इन्होंने, रिचर्ड ग्रेग ने की थी। और इस पुस्तक ने जो है भारत के साथ साथ अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नागरिक अधिकार आंदोलन को जो है वैचारिक आधार प्रदान किया था दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सफराजिया नजीरिया की। यह एक आयरिश नारीवादी थी, ठीक है। और 1927 ईस्वी में एनी बेसेंट और कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ मिलकर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की इन्होंने स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है सफराजिया नजीरिया ने किया था, एनी बेसेंट और कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ मिलकर। कब किया था? 1927 ईस्वी में किया था। और यह सफराजिया नजीरिया जो थी दोस्तों, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रगान जन गण मन के अंग्रेजी वर्षन का जो है इन्होंने धुन तैयार किया था, ठीक है। जनगण मन के अंग्रेजी वर्षन का जो है म्यूजिकल नोटेशन, संगीत की धुन जो है इन्होंने तैयार किया था। बात करते हैं सर हेनरी कॉटन की। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे और 1904 ईस्वी में बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1904 ईस्वी में जो बॉम्बे का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की थी। और इन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू इंडिया में, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया में इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया था और जो लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन किया था उसका विरोध किया था। अब एक बार संक्षिप्त नामों की चर्चा कर लेते हैं। एडमंड वर्क जो थे ये ब्रिटेन से संबंधित थे। और वारन हेस्टिंग्स ने जो भारत में औपनिवेशिक आर्थिक लूट मचाई हुई थी, जो ब्रिटिश नीतियां थी वारन हेस्टिंग्स के समय में, उसके खिलाफ इन्होंने महाभियोग चलाया था ब्रिटिश संसद के अंदर। इसे ध्यान रखेंगे, एडमंड वर्क, ठीक है। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं क्रिस्टोफर कयावलिन की। ये आयरलैंड से संबंधित थे और भारतीय मूल के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ब्रिटिश विरोधी प्रचार तंत्र को जो है इन्होंने मजबूती प्रदान किया था दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं व्लादिमीर हैप्किन की। ये व्लादिमीर हैप्किन जो थे ये फ्रांस से संबंधित थे, ठीक है। रूस और फ्रांस दोनों जगह इनका कार्य क्षेत्र रहा था डॉक्टर व्लादिमीर हैप्किन की। और भारत में प्लेग और हैजे के टीके का इन्होंने जो है दोस्तों आविष्कार किया था 1893-96 के बीच में। और इनके इस कार्यों के कारण जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में इनके मानवीय कार्यों की सराहना भी की थी दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक के केसरी में इनके मानवीय कार्यों की सराहना की गई थी। अब एक बात करते हैं फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर की। और ये मैक्स म्यूलर जो थे ये जर्मनी से थे और भारत के प्राचीन ज्ञान के बारे में जो है
इन्होंने दुनिया को अवगत कराया था और भारत के वेदों में जो ज्ञान है उसको इन्होंने संकलित किया था, संग्रहित किया था और अंग्रेजी अनुवाद करके, अन्य भाषाओं में अनुवाद करके दुनिया के सामने इसे प्रस्तुत किया था दोस्तों। तो इस प्रकार आज के इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, हर उस बिंदु पे हमने चर्चा किया है। निश्चित रूप से यह मिसलेनियस टॉपिक के अंदर आता है और परीक्षा में कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस टॉपिक से सवाल आएंगे तो उसका आंसर आज के इस सेशन में है। आप बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को अंत तक देखिए। निश्चित रूप से परीक्षा हॉल में आपके चेहरे की मुस्कुराहट की वजह आज का ये सेशन बनेगी। जल्द ही मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।